हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल? बढ़िया, ठीक ठाक हो? ओके, तो हमने स्टार्ट किया हमारा रिएक्शन इंटरमीडिएट जीओसी में। तो रिएक्शन इंटरमीडिएट में हमने क्या क्या पढ़ लिया है? कार्बोकैटायन, कार्बो एनायन और फ्री रेडिकल्स। ठीक है, आज हम क्या पढ़ेंगे? अपना कार्बिन। ये भी रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है, रिएक्शन के बीच में बनता है, हाईली रिएक्टिव होता है। ओके, तो एक बात और, आप ना जब लेक्चर्स को देखते हो, अगर आपने पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस नहीं कवर किया है तो आप लेक्चर्स को एक सीक्वेंशियली देखना है ना। और अगर आप मान लो कोई डाउट है किसी विशेष टॉपिक के ऊपर, आपका कोई डाउट है तो आप फिर कहीं से भी देख लेना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर आप स्टार्टिंग से पहली बार पढ़ रहे हो फर्स्ट टाइम, तो आप लेक्चर्स को सीक्वेंशियली देखना, अच्छे से समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक कार्बिन। तो सबसे पहले ये देखो, कार्बिन होते क्या हैं? कार्बिन होते हैं न्यूट्रल स्पीसीज हैविंग टू बॉन्ड पेयर्स विद टू नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। ओके, देखो सीधी बात भाषा में समझाऊंगा आपको। तो अपने पास कार्बन के ऊपर ये दो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और यहाँ एक दो बॉन्ड पेयर्स होते हैं, मतलब दो सिग्मा बॉन्ड के साथ दूसरे एटम्स के साथ जुड़ा हुआ होता है। ओके, ये होता है अपना कार्बिन। एक्स वाई की जगह मान लो ये भी हो सकता है हाइड्रोजन आपका। दो बॉन्ड पेयर्स, एक ये बॉन्ड पेयर और एक ये बॉन्ड पेयर, या ऐसे लगा लो दो सिग्मा बॉन्ड्स और दो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। और एग्जांपल देखो, ये भी हो सकता है, ठीक है, या ये भी हो सकता है। ओके, या ये भी हो सकता है। तो मतलब समझ गए ना आपका? यही है कि दो बॉन्ड पेयर्स होते हैं इसके पास, मतलब दो सिग्मा बॉन्ड के साथ दो एटम्स के से जुड़ा होता है, और इसके पास दो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर बेसिक की बात करूं तो देखो, बेसिक में यही चीजें हैं कि वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं कार्बन की में? चार में से ये क्या हो गया, एक इस एटम के साथ जुड़ गया, एक इस एटम के साथ जुड़ गया, और ये दो इसके पास क्या बच गए? नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। तो इस स्पीसीज को हम क्या बोलते हैं? कार्बिन। ओके, और ये रिएक्शन के बीच में बनती है, हाईली अनस्टेबल होती है, और हाईली अनस्टेबल होने के कारण क्या होता है? हाईली रिएक्टिव होती है। ये ऐसी है। ठीक है, अब ठीक है, ये क्या है? कार्बिन करूँ अब? ओके, अब इसमें एक पॉइंट है जो अपने को समझना है कि मैं इन इलेक्ट्रॉन्स को लोन पेयर क्यों नहीं बोल रहा, है ना। मैं ये भी तो बोल सकता हूं कि दो बॉन्ड पेयर और वन लोन पेयर, है ना। ये भी तो बोल सकता हूं मैं इसकी डेफिनेशन कार्बिन की। तो ये पॉइंट अभी आपको समझना है कि मैं इनको नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स बोल रहा हूं, ना कि लोन पेयर। ठीक है, इसका रीजन है, देखो समझो, बताता हूं अभी। तो आपको ये समझ में आ गया कि कार्बिन होता क्या है। ये कहां देखने को मिलेगा आपको? अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूं तो आपको ये देखने को मिलेगा आपको रिमल्टीपल रिएक्शन में, और
कार्बाइल रिएक्शन। ठीक है, तो आज हम रिएक्शन की बात करेंगे नहीं, रिएक्शंस की बात तब करेंगे जब हम ये रिएक्शंस पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम बात करेंगे सिर्फ कार्बन के ऊपर। तो पॉइंट ये है कि उन इलेक्ट्रॉन्स को मैंने बॉन्ड पेयर क्यों बोला, लोन पेयर क्यों नहीं बोला। देखो अभी आपको समझ में आ जाएगा। कार्बन अपने पास होता है 2 टाइप्स का। ठीक है, एक होता है सिंगलेट कार्बन और एक होता है ट्रिपलेट कार्बन। ओके, तो सिंगलेट कार्बन में क्या होता है कि ये सिंगलेट कार्बन कैसे बनता है। देखो अपने पास कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp3 sp2 और sp। ये कार्बन की क्वालिटी है कि कार्बन तीनों हाइब्रिडाइजेशन शो करता है। ठीक है, तो सिंगलेट कार्बन में हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2 और इसमें हाइब्रिडाइजेशन होती है आपकी sp। ओके, समझो जैसे मान लो आपके पास एटॉमिक नंबर कितना है कार्बन का 6, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी NH2 2S2 और 2p2, यही होती है। अब मैंने ये चीज आपको हाइपर कॉन्जुगेशन में भी समझाई थी और यहां भी एक बार फिर से समझ लो आप। ये 1s2 हो गया आपका, ये 2s2 हो गया और ये 2p। ठीक है, ये तो हो गई आपकी ग्राउंड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है, एक्साइटेड स्टेट में एक ऑर्बिटल के सेम सेल के ऑर्बिट्स का क्या बोला था जी ने कि हाइब्रिडाइजेशन होगा, मतलब मिक्सअप होगा, मिक्सअप होके वो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे, है ना। तो एज पर अकॉर्डिंग टू हर्ट्ज रूल हाइब्रिडाइजेशन कैसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए मिक्सअप होके 4 ऑर्बिटल बनेंगे और इस तरह से। और सब में क्या बोला था पहले, एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, उसके बाद उनमें पेयर बनाया जाएगा इलेक्ट्रॉन्स का अकॉर्डिंग टू रूल, हर्ट्ज रूल। आपने फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, ये होना चाहिए हाइब्रिडाइजेशन में। ओके, बट जो ये कार्बन है अपना, ये हर्ट्ज रूल को क्या करता है, फॉलो नहीं करता। क्या होता है यहाँ पे सिर्फ अपने पास 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं और एक जो ये p ऑर्बिटल है ये वैकेंट बच जाता है। ये बात आई समझ में, काम जरूरी चीज है ये। अगर ये समझ में नहीं आएगी तो पूरे टॉपिक में मजा नहीं आएगा आपको पढ़ने में। सुनो देखो, हाइब्रिडाइजेशन में होने में क्या होता है कि चारों ऑर्बिटल आपस में मिक्सअप हो गए, भाई सबकी एनर्जी सेम हो जाएगी। मिक्सअप का मतलब क्या है, सबकी एनर्जी सेम हो जाएगी, एक जैसे ऑर्बिटल बनेंगे। अगर स्ट्रक्चर में बनाऊं तो क्या बोला था, वैसे मान लो अपने पास p ऑर्बिटल इस तरह के होते हैं, कौन से, डबल शेप के। बट हाइब्रिड ऑर्बिटल उन्होंने जो बना के दिखाया था कि आपको s और p दोनों मिलकर हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा। जैसे मान लो ये आपका p हो गया और ये s हो गया, है ना। ये p ऑर्बिटल और ये s, यही शेप होती है। अब ये दोनों हाइब्रिड हो गए, जब हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे तो उन्होंने बोला था ये आपके पास कुछ इस तरह के हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा। ये लोग ज्यादा बड़ा बनेगा और ये छोटा। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन रहे हैं, ना कि ये चौथा भी हाइब्रिड ऑर्बिटल बन रहा है। ये रूल को फॉलो नहीं कर रहा, हर्ट्ज रूल को क्यों नहीं कर रहा है, ये देखो इस चीज की बात ये है कि ये साइंटिफिकली एक्सपेरिमेंटली नोटिस किया गया है कि ऐसा होता है ना। अब इस चीज पे अपना दिमाग ज्यादा घुमाने की जरूरत नहीं है कि ये ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों नहीं होता है, हर्ट्ज रूल को ये मतलब फॉलो क्यों नहीं करता, पहले एक इलेक्ट्रॉन्स क्यों नहीं बने जाते। इन चीजों में दिमाग खपाने का कोई फायदा नहीं है। सिर्फ ये बात मान लो साइंटिस्ट ने बोला है कि ये हर्ट्ज रूल को फॉलो नहीं करता। यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन कौन सी बनती है, sp2, मतलब एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल। ठीक है, अगर px py और pz। ठीक है, आई बात समझ में। तो ये अपने पास 3 sp2 हाइब्रिड
डाई ऑर्बिटल बन गए और ये पी ऑर्बिटल क्या बच गया, वेकेंट। तो ये जो अपना सिंगलेट कार्बिन है ये कुछ इस तरह के हाइब्रिडाइजेशन शो करता है। इस तरह के हाइब्रिडाइजेशन का मतलब जैसे कार्बन, इसके पास दो तो ये सेम इलेक्ट्रॉन बच गए और जो ये सिंगल सिंगल वाले इलेक्ट्रॉन है इन पी ऑर्बिटल, सॉरी हाइब्रिड ऑर्बिटल है ना सारे, इन दो ऑर्बिटल्स में जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है इनके साथ ये किसी दूसरे एटम के साथ सिग्मा बॉन्ड बना लेता है। ओके, चलो अभी मैं आपको इसकी पूरी स्ट्रक्चर बनाता हूं, एक बार इसको नोट कर लो अगर करना है तो। देखो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में होगा क्या, sp2 हाइब्रिडाइजेशन मान लो आपके पास इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिट कार्बन एटम की ट्राइगोनल प्लेनर, तो कुछ इस तरह की शेप बनेगी और ठीक है, और ये बच जाएगा आपका वेकेंट पी ऑर्बिटल, और ये तीनों क्या है आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल, और ये वेकेंट पी ऑर्बिटल जो मैंने आपको अभी समझाया कैसे बना। ठीक है, अब जो दो एटम होंगे मान लो हाइड्रोजन एटम है आपके पास, तो यहां पे ये कौन सा सिग्मा बॉन्ड बना लिया, एक ने यहां पे सिग्मा बॉन्ड बना लिया, और यहां पे आपके पास क्या बच गया, दो इलेक्ट्रॉन्स देख रहे थे ना, एक ऑर्बिटल में क्या थे, दो इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे थे ना, तो भाई अब जिसमें दो है वो तो और किसी के साथ रिएक्शन कर नहीं सकता, मानते हो इस बात को, और ये क्या बच गया इसका वेकेंट पी ऑर्बिटल। ठीक है, तो इसलिए आप इसको कैसे लिख सकते हो कार्बन को, इसको रख करूं मैं, चलो इसको समझा सकता हूं साथ में। इसके हाइब्रिडाइजेशन कैसी होती है, sp, sp का मतलब जो ये इसके s, और मैंने सेकंड सेल के ऑर्बिटल लिखे हैं, 1s2 नहीं लिखा। ठीक है, इसमें ये हो गया और इसमें ये। अब ये बोल रहा है कि जब ये एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो इसके पास ये हंट्स रूल को फॉलो करेगा और 4 ऑर्बिटल बनेंगे इसके पास। ठीक है, सब में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भर दो, ऐसे होता है। ठीक है, ओके, अब आप बोलोगे सर इसके पास दो इलेक्ट्रॉन्स कैसे बच गए, इसके sp हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि ये सिर्फ ये जो दोनों ये वाले एटम है ये हाइब्रिड है, ये पी ऑर्बिटल के एटम है, ये भी पी ऑर्बिटल है, इसका पी वाई लगा लो और पी जेड लगा लो। ठीक है दोनों पी ऑर्बिटल। भाई मिक्सिंग अप होके हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाया तो सिर्फ इन दोनों ने बनाया, सिर्फ इन दोनों ने। आप बोलोगे सर फिर ये इलेक्ट्रॉन वहां कैसे चले गए, है ना, कि सर चलो इसमें तो इलेक्ट्रॉन था, हमने मान लिया, ये इलेक्ट्रॉन ये कहां से आ गया। भाई इलेक्ट्रॉन जब हमने सिस्टम की एनर्जी बढ़ाई, थ्रो मान लो हीट बढ़ाई तुमने सिस्टम की एनर्जी, ये पूरा खेल कब होगा, न्यूट्रल स्टेट में तो होगा नहीं। जब तुम सिस्टम या तो वहां पे एनर्जी बढ़ेगी तभी होगा, एनर्जी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन अपनी सेल से एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, मतलब दूसरी स्टेट में जंप करेगा। तो ये यहां से इस ऑर्बिटल में जाएगा, पहले मान लो एक्साइटेड स्टेट में ऑर्बिटल में चला गया, यहां पे आ गया। ठीक है, बट जरूरी थोड़ी है कि जब ये हाइब्रिड ऑर्बिटल बना रहे हैं, मिक्सिंग अप होके मिक्सअप हो रहे हैं, तो ये चारों मिक्सअप हो जाएंगे। नॉर्मली ऐसा होता है, आपका सोचना ठीक है, बट कार्बन के केस में ऐसा नहीं हो रहा। इस बात को मान लो आप, ठीक है, कि कार्बन के केस में नहीं हो रहा। कार्बन के केस में सिर्फ ये दो हाइब्रिड ऑर्बिटल बन रहे हैं, और इस कार्बिन के केस में, सॉरी कार्बन के केस में, कार्बिन के केस में
ये हाइब्रिड ऑर्बिटल बन रहे हैं और ये पी ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन बच जा रहे हैं। तो अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर बनाऊं तो कैसे बनेगी, ये मान लो ये दो आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गए और यहां पे इन्होंने मान लो हाइड्रोजन के पास साथ सिग्मा बॉन्ड बना लिया, ठीक है। और यहां पे ये आपका ऑर्बिटल बच गया एक, और एक ये आपका एक तो वाई एक्सिस पे हो गया और एक जेड एक्सिस पे हो गया। तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें है और एक इसमें, ठीक है। स्पिन दोनों की सेम है। तो अब देखो यहां से इसकी कैसी स्ट्रक्चर आ रही है, इसकी अगर मैं स्ट्रक्चर को घुमा के लिखूं तो देखो लोन पेयर तो दिखेंगे नहीं, वी शेप आ रही है, बैंड शेप बोलते हैं जिसको, कार्बन हाइड्रोजन और इसके ऊपर ये दोनों इलेक्ट्रॉन। आप सिंगलेट कार्बिन में इनको लोन पेयर बोल सकते हो, ठीक है। सिंगलेट कार्बिन में आप इनको लोन पेयर बोल सकते हो क्योंकि ये दोनों सेम ऑर्बिटल में है, ठीक है। आई बात समझिए। यहां पे इसकी शेप कैसी होगी, कुछ इस तरह की होगी इसकी शेप, लीनियर। और ये टू, इनको आप लोन पेयर नहीं बोल सकते। आप क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि ये अलग अलग ऑर्बिटल में है ना, ये सेम ऑर्बिटल में है और ये अलग अलग है। इसलिए मैंने कार्बन की डेफिनेशन में आपको बोला कि हैविंग टू नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, ओके। तो फर्स्ट पॉइंट तो आपको ये समझ में हो गया कि सिंगलेट कार्बिन और ट्रिपलेट कार्बिन में क्या क्या डिफरेंस होता है। एक sp हाइब्रिडाइज्ड होता है और एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट अगर मैं लिखूं तो क्या होगा, ये वी शेप और ये लीनियर, ठीक है। अगर थर्ड पॉइंट अगर लिखूं मैं तो ये क्या होगा, डायमैग्नेटिक, भाई दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक ही ऑर्बिटल में है तो इसको क्या बोलोगे आप, डायमैग्नेटिक। और ये क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। भाई आपने किसी भी कंपाउंड को चेक करने के लिए देखा था कि डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है, तो क्या देखा था, अगर उसके हर सारे ऑर्बिटल्स पेयर्ड आ रहे हैं तो वो डायमैग्नेटिक है, अगर अनपेयर्ड आ रहे हैं तो पैरामैग्नेटिक है। और इसी के ऊपर आपकी हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी आई थी, ओके। और इसमें आप क्या पॉइंट दे सकते हो सिंगलेट कार्बिन का, देखो सिंगलेट कार्बिन को लिखने का तरीका देख लो, कई तरीके हैं इसको लिखने के। मान लो ऐसे और ऐसे। अब सिंगलेट कार्बिन में क्या लिखोगे आप, ये दोनों एक में ही होते हैं। ट्रिपलेट कार्बिन को अगर इसी वे में मैं आपके सामने लिखूं तो ऐसे, ये एक स्पिन, ये इस, तो ये क्या शो कर रहा है, ट्रिपलेट कार्बिन। ये क्या शो कर रहा है, सिंगलेट कार्बिन। अगर किसी रिएक्शन में लिखा नहीं गया हो ट्रिपलेट कार्बिन या सिंगलेट कार्बिन अलग से, तो किसी कार्बिन को आप सिंगलेट कार्बिन मान के सॉल्व कर देना, ओके। और इसको हम वोट मिथाइलिन भी बोलते हैं। वोट मिथाइलिन का मतलब सिर्फ ये CH2, इस कार्बिन को। अगर इसके साथ क्लोरीन जुड़ा हो तो क्या हो, वोट मिथाइलिन बोलोगे इसको, नहीं, सिर्फ इस केस में। और इसको क्या बोलते हैं, कोल्ड मिथाइलिन। ठीक है, तो आपको दो चीजें समझ में आ गई हैं कि कार्बिन होता क्या है और कार्बिन के टाइप, सिंगलेट कार्बिन और ट्रिपलेट कार्बिन। ठीक है, सिंगलेट कार्बिन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, उसमें जो दोनों नॉन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो दोनों सेम ऑर्बिटल में होते हैं। और उसमें क्या होता है, sp हाइब्रिडाइज्ड होता है और उसमें जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं नॉन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन वो अलग अलग ऑर्बिटल में होते हैं। ठीक है, ये डायमैग्नेटिक होता है, ये पैरामैग्नेटिक होता है।
और ये इसको मिथाइलिन बोल देते हैं, कोल्ड मिथाइलिन। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट पे आ जाओ, स्टेबिलिटी कि भाई कौन सा कार्बन ज्यादा स्टेबल होता है, सिंगलेट कार्बन ज्यादा स्टेबल होता है या ट्रिपलेट कार्बन। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट में तो ये लिख लो, इन केस ऑफ CH2 मिथाइलिन के केस में, सिर्फ मिथाइलिन के केस में सिंगलेट कार्बन इज लेस स्टेबल देन ट्रिपलेट। ठीक है, समझे? अब बात आती है क्यों, ऐसा क्यों होता है, क्यों? सिंगलेट कार्बन में क्या होता है, ये जो दोनों हैं ये एक ही ऑर्बिटल में प्रेजेंट है आपके पास, ये दोनों लोन पेयर, तो ये क्या बन गए, लोन पेयर हो गए ना एक तरह से। अब लोन पेयर हो गए तो क्या होगा, ये लोन पेयर दबाएंगे बॉन्ड्स को, मान लो ये हाइड्रोजन आपके पास, ये बॉन्ड एंगल कम कर देंगे, रिपल्सन हो जाएगा ना भाई, ये कॉमन सी बात है, लोन पेयर प्रेजेंट है किसी के ऊपर तो वो इन बॉन्ड्स को दूर करते हैं, रिपल्सन होता है, और ये बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा आपको 103 डिग्री। अब इसमें ट्रिपलेट कार्बन में क्या होता है, ट्रिपलेट कार्बन में ये आपके अलग अलग उसमें होते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक इसमें एक इसमें, तो अब ये लोन पेयर का काम नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे कोई रिपल्सन नहीं हो रहा, तो बॉन्ड एंगल कितना रहेगा आपका 180। ठीक है, इसलिए कौन सा ज्यादा स्टेबल है, ट्रिपलेट एज कंपेयर टू सिंगलेट के। ठीक है, ये आपका सिंगलेट कार्बन है और ये आपका ट्रिपलेट, और कौन सा ज्यादा स्टेबल है, ट्रिपलेट इज मोर स्टेबल इन केस ऑफ सिर्फ इसके मिथाइलिन के केस में। अगर मैं आपसे पूछूं कि CCl2, ठीक है, में कौन सा कार्बन ज्यादा स्टेबल होता है, सिंगलेट या ट्रिपलेट, बताओ। तो कैसे बताओगे आप, इसी के बेसिस पे बता दोगे कि सर यहाँ पे बॉन्ड सिंगलेट में रिपल्सन होगा, बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा, और ट्रिपलेट में कोई रिपल्सन नहीं होगा तो बॉन्ड एंगल कम रहेगा। नहीं, ऐसे नहीं होगा। यहाँ पे एक अलग केस बनता है, कौन सा, जैसे देखो ये आपका सिंगलेट कार्बन हो गया, और ये हो गया आपका लोन पेयर। ठीक है, बट एक बात देखो, यहाँ पे एक वैकेंट ऑर्बिटल भी होता है, सिंगलेट कार्बन में एक वैकेंट ऑर्बिटल होता है, बताया था मैंने आपको, पी ऑर्बिटल वैकेंट होता है। सो गए, तो क्या होगा, ये वैकेंट पी ऑर्बिटल होने की वजह से हाइड्रोजन के पास क्या होते हैं, हाइड्रोजन के केस में ऐसा नहीं था, क्योंकि हाइड्रोजन के पास कोई लोन पेयर नहीं होते। अब हाइड्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर प्रेजेंट है, तो क्या करेगा, ये इसके साथ पार्शियल ओवरलैपिंग कर लेगा। ठीक है, और कौन सा बॉन्ड बना, इसको क्या बोलते हैं, बैक बॉन्डिंग। ठीक है, तो क्या करेगा, ये पार्शियल पाई बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, पार्शियल पाई बॉन्ड बना लेगा, क्योंकि ये वैकेंट ऑर्बिटल है, तो इसके पास लोन पेयर प्रेजेंट है। और ट्रिपलेट में क्या है, ट्रिपलेट में एक इसके पास इस ऑर्बिटल में है, एक इस ऑर्बिटल में है, और क्लोरीन यहां प्रेजेंट है। ठीक है, अब आप बोलोगे सर इसके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा, ये इसके पास दो हैं, तो ये बोलेगा सर ले इलेक्ट्रॉन ले ले, बॉन्ड बना ले। ऐसा नहीं होता, ठीक है। ऐसा नहीं होगा,
यहाँ पे कोई बैक बॉन्डिंग नहीं होगी, इसलिए कौन सा कार्बिन ज्यादा स्टेबल माना जाएगा, सिंगलेट कार्बिन एज कंपेयर टू ट्रिपलेट हेलोजेंस के केस में। ओके, कोई डाउट? नहीं होना चाहिए। अगर मैं बोलूं आपको कि CCl2 और CF2 ये दोनों कार्बिन है, ठीक है, ये तो CCl2 बना दिया मैंने आपके लिए, और ये है दोनों, ये है CF2। अब मैं पूछ रहा हूं इनमें से विच इज मोर स्टेबल, कौन सा ज्यादा स्टेबल है, ये वाला या ये वाला? और मैंने कुछ नहीं लिखा क्वेश्चन में कि ये सिंगलेट कार्बिन है या ये ट्रिपलेट कार्बिन है, ये सिंगलेट कार्बिन, मैंने ऐसा कुछ नहीं लिखा, सिर्फ मैंने ये लिख दिया विच इज मोर स्टेबल कार्बिन। तो अपने खुद से मान लेना कि ये दोनों क्या होंगे, सिंगलेट कार्बिन होंगे, ठीक है, अगर कुछ लिखा नहीं स्पेशल। तो इसका सिंगलेट कार्बिन और ये हो गया आपका फ्लोरीन। ठीक है, अब बताओ इनमें से कौन सा ज्यादा मोर स्टेबल है? भाई ये भी बैक बॉन्डिंग कर रहा है, फ्लोरीन भी बैक बॉन्डिंग करेगा, तो आपका ये सिस्टम भी फेल हो गया। अब आप डिसाइड कैसे करोगे कि देखो इसका कौन सा वैकेंट ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल, 2p। ओके भाई वैकेंट ऑर्बिटल है वो 2p ऑर्बिटल ही है, खाली है जो, और इसके जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं भाई फ्लोरीन के कौन से उस ऑर्बिटल में ये हैं, p ऑर्बिटल में ही है, याद करो 2p5 है ना। तो यहां पे बैक बॉन्डिंग 2p में होगी, ठीक है, और यहां पे बैक बॉन्डिंग कौन से उसमें होगी, देखो क्लोरीन के लोन पेयर या ये इलेक्ट्रॉन कौन सी उसमें है, सेल में, थर्ड नंबर 3p में है इसके इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे बैक बॉन्डिंग कौन सी होगी, 2p 3p बैक बॉन्डिंग होगी। तो देखो सेम ऑर्बिटल की बैक बॉन्डिंग ज्यादा स्टेबल रहती है एज कंपेयर टू डिफरेंट। यहाँ पे मैं लिख दूं आपको 2p और यहाँ पे मैं लिख दूं आपको CBr कार्बिन। तो बताओ अब कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल ये, फिर ये और ये, क्यों लास्ट में क्यों गया, इसके इलेक्ट्रॉन्स कौन सी ऑर्बिटल में है, Br के 4p, तो इनकी बैक बॉन्डिंग कौन सी होगी, 2p 4p। अरे यार ये चीज समझ रहे होगे नहीं, 2p 3p वैलेंस सेल है यार। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना के देखना फिर समझ में आ जाएगा। ओके तो ये बात तो समझ में आई, ठीक है। अब एक चीज और देखो, ये तो थी सिंगलेट और ट्रिपलेट कार्बिन के बीच की बात, ये बात होगी आपकी हेलोजेंस के केस में होगी। चलो अभी आप मेरे को एक बात बताओ, कार्बिन को मैं कैसी स्पीसीज बोलूं, इलेक्ट्रोफाइल बोलूं या न्यूक्लियोफाइल बोलूं, इलेक्ट्रॉन रिच बोलूं या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज बताओगे इसको? भाई न्यूट्रल स्पीसीज होती है, कार्बन के पास दिए 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इसने बना लिए बॉन्ड। अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हुए कार्बन के पास, सोच के देखो, 2 2 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसको इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने का ये कौन सी स्पीसीज है अपनी, इलेक्ट्रोफाइल। भाई इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, वही तो होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, ठीक है, तो इसको इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो ये एज ए इलेक्ट्रोफाइल वर्क करेगी आपकी, ठीक है, रिएक्शन में जहां पे भी होगा तो ये एज ए इलेक्ट्रोफाइल। बहुत रेयर चांसेस में आप इसको एज ए न्यूक्लियोफाइल देखोगे, बहुत रेयर चांसेस, ठीक है। तो आप देखो
अब ये इलेक्ट्रोफाइल है तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इसको स्टेबल करेंगे या अनस्टेबल करेंगे। आपके लिए एक एग्जांपल लेके आया था मैं, जैसे देखना ये बोल रहा है कि CH2 B बोल रहा है C6H5 2 और C बोल रहा है मतलब CH3CH ओके। और D बोल रहा है आपको CH और NO2 ठीक है। अब आपसे पूछा है कि मेरे ये बताओ इनमें से ज्यादा स्टेबल कार्बन कौन सा होगा। सोचो एक बार, हो जाएगा। अब मेरी बात सुनो, कार्बन क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है, तो जो कोई इसको इलेक्ट्रॉन देगा ये वहीं पे ज्यादा स्टेबल हो जाएगी। अब यहां से इसको हाइड्रोजन से कोई इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, जैसे बनाओ इसकी स्पीशीज में हाइड्रोजन तो इस पे तो इनका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। यहां देखना, यहां बना देता हूं ठीक है। कार्बन 2 अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन C6H5 क्या होता है आपके पास, फिनाइल ग्रुप, और ये फिनाइल। ये यहां पे इलेक्ट्रॉन कैसे डोनेट करेगा इसको, मैंने देखो ये इलेक्ट्रॉन कैसे डोनेट करेगा इसको, फिनाइल ग्रुप वैसे बना के दिखा देता हूं पूरा फिनाइल ग्रुप है ना। ये कार्बन और ये ठीक है, मतलब पूरा बॉन्ड से निकला जाएगा, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। यहां से समझो इसके इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन उठ के यहां जाएंगे, ये क्या बन जाएगा डबल बॉन्ड, फिर इसमें ये रेजोनेंस घूमता रहेगा, फिर यहाँ पे एक और माइनस आ जाएगा, तो क्या होगा इसमें इलेक्ट्रॉन्स किसके थ्रू आ जाएंगे, रेजोनेंस के थ्रू इस तक इलेक्ट्रॉन पहुंच सकते हैं, तो ये थोड़ा सा स्टेबल बन जाएगा ओके। अब यहाँ पे देखो CH3 क्या करेगा, कौन सी इफेक्ट के थ्रू इलेक्ट्रॉन देगा इसको, एज पर हाइपर कॉन्जुगेशन भाई CH और CH, इस H से तो इसको कुछ इफेक्ट नहीं पड़ रहा, ये H से बढ़ेगा, एक बार ये H से ये बॉन्ड बनेगा, देखो इसकी वैलेंसी कुछ पूरी हुई या नहीं, 8 इलेक्ट्रॉन हुए कि नहीं, अगर जैसे देखो ऐसे ये बॉन्ड बने और ये H प्लस, हाइपर कॉन्जुगेशन यही होता है ना कि यहाँ से बॉन्ड टूट के यहाँ बन जाए, इसीलिए बोल रहा हूँ सीक्वेंशियली पढ़ना। हाइपर देखो कार्बोकैटायन पढ़ने से पहले हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ना, अब कार्बो एनायन पढ़ने से पहले कार्बोकैटायन पढ़ना ठीक है। तो अब इसमें देखो ये थ्रो हाइपर कॉन्जुगेशन इसको इलेक्ट्रॉन देगा, तो 2 2 4 2 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो रहे हैं इसके, चाहे कोई बेशक दूसरा दे रहा है बट थोड़ा सा तो ये स्टेबल होगा। तो ये कौन सी इफेक्ट के थ्रू स्टेबल हो रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट के थ्रू। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, NO2 क्या है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, ये तो इसकी खींच हो लेगा ठीक है। NO2 क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, ये तो क्या करेगा, बोलेगा ये इलेक्ट्रॉन मुझको ही दे दो, ये इधर चले जाएंगे ठीक है। तो ये तो इसको क्या करेगा, अनस्टेबल। तो अगर इसकी मैं आपको लिए सीरीज बनाऊं तो क्या सीरीज बनेगी, ये किसके थ्रू इलेक्ट्रॉन दे रहा है, रेजोनेंस के थ्रू, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ठीक है। तो सबसे ज्यादा आप B, फिर ये हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू C, फिर ये इसमें कोई इफेक्ट नहीं हो रहा ठीक है A, और उसके बाद ये D, क्यों, ये तो इसको और अनस्टेबल कर रहा है, इसकी नेचुरल स्टेट है उससे भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच हो रहा है इसके ओके। तो एक है कार्बन का एग्जाम्पल, आप अगर वैसे स्टेबिलिटी देखनी हो आपको, तो ये पॉइंट था अपना कार्बन की स्टेबिलिटी का। मैंने बताया सिंगलेट कार्बन, ट्रिपलेट कार्बन, मिथाइलिन के केस में ट्रिपलेट कार्बन ज्यादा स्टेबल होता है। अब हाँ, अब इनमें आपने कहीं ये चीज सोची कि यार ये कार्बन कौन सा होगा, ट्रिपलेट होगा या सिंगलेट होगा,
ये कार्बन ट्रिपलेट होगा या सिंगलेट होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने क्या बोला था, अगर कहीं कुछ लिखा हुआ ना हो तो क्या सोच लो, कार्बन कौन सा है? सिंगलेट कार्बन है। अब फोर्थ पॉइंट आता है इसका फॉर्मेशन ऑफ कार्बन की। फॉर्मेशन कैसे होती है इसकी? तो फॉर्मेशन होती है तो हम इसको जब ऑर्गेनिक कंपाउंड का डीहाइड्रो हैलोजिनेशन करते हैं तब, ठीक है, थ्रो फोटोलिसिस या पायरोलिसिस, ठीक है। और प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस KOH NaOH, मतलब स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए। जैसे देखो आपका एग्जांपल देता हूं, हमारे पास ये है CHCl3 प्लस KOH विद हाई हीट। अब कार्बन जो बनेगा आपका CH, हाइड्रोजन चला जाएगा और Cl और Cl, ये कार्बन देखने को मिलेगा आपको। क्लोरोकार्बन बोलोगे इसको, आप क्या बोलोगे? क्लोरोकार्बन। ये जस्ट एज एग्जांपल दे रहा हूं मैं बस, आपको सोच लो कैसे बनता होगा। जब रिएक्शंस में बनेगा वहां पे बता दूंगा मैं, ठीक है। फॉर्मेशन ऐसे होता है इसका। अब इसका मैकेनिज्म समझो, देखो ये है हमारे पास CHCl3, क्या है ये? Cl और Cl, ये हाइड्रोजन। जब ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये टूटेगा OH माइनस, तो ये जो हाइड्रोजन है ये आपका इसके साथ H2 बन के हाइड्रोजनेशन, डीहाइड्रो हैलोजिनेशन बोला ना मैंने, तो HOH के साथ माइनस H2 बन के निकल जाएगा। अब क्या कौन सी बनेगी? इसको रब कर दूं, देखो अब इसमें क्या वो बनेगी, और कार्बन पे क्या आ गया? माइनस चार्ज, ठीक है भाई। माइनस कैसे आ गया? ये दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास छोड़ गए, H+ बनने निकला, H+, ठीक है। अब इस जब ये K+, ये वाला K+ इस पे अटैक करेगा तो ये Cl क्या है? एक लीविंग ग्रुप, ठीक है। लीविंग ग्रुप टेंडेंसी भी होती है, वो पढ़ाऊंगा मैं आगे आपको। ये इलेक्ट्रॉन्स लेके निकल जाएगा KCl, ठीक है। अब क्या बचा आपके पास? 2 Cl बच गए, और ये क्या है? माइनस क्या शो कर रहा है कि हमारे पास क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये माइनस चार्ज क्यों नहीं दिखा रहे? ये बोलोगे सर आप, सर आप ये माइनस चार्ज क्यों नहीं दिखा रहे? भाई देखो माइनस चार्ज इसलिए आया था क्योंकि इसने हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन ले लिए थे, ओके, इसलिए इसके पास इसके प्रोटॉन से एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया था, इसलिए इसके ऊपर माइनस चार्ज आ गया था। बट यहां पे क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन इसका, ये क्लोरीन इसका एक इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, तो जो एक इलेक्ट्रॉन इसका ज्यादा हुआ था जिसने माइनस चार्ज क्रिएट किया था इसके ऊपर, वो इक्वल हो गया। अब इसके पास क्या बच गए? 2 इलेक्ट्रॉन। और ये कौन सा कार्बन बना होगा आपका? सिंगलेट कार्बन। क्यों? ताकि बैक बॉन्डिंग हो सके, है ना, ओके। तो ये है इसका फॉर्मेशन। इसकी जगह ये भी हो सकता था CHF2Cl, इससे भी यही होता, एक हाइड्रोजन निकलता H2O के फॉर्म में, और इसके साथ फिर कौन सा लिविंग ग्रुप कौन सा अच्छा है? क्लोरीन ज्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप है या फ्लोरीन? क्लोरीन। आप बोलोगे क्यों? समझाऊंगा। देखो फ्लोरीन और क्लोरीन में अच्छा लिविंग ग्रुप कौन सा माना जाता है? क्लोरीन। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन खींच सकता है फ्लोरीन, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसकी बात मैं मानता हूं आपकी, बट इसके पास देखो
इसकी आउटर सेल कौन सी होती है, दो नंबर सेल होती है ना इसकी, तो उसमें इसके पास जगह कम होती है इलेक्ट्रॉन को रखने की, है ना, इसका घर छोटा होता है, और क्लोरीन के पास जगह होती है ज्यादा, इसलिए खींच तो सकता है बट लेके नहीं जा सकता, और क्लोरीन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को लेके चला जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं अच्छा लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप टेंडेंसी करवाऊंगा तो पढ़ाऊंगा आपको। तो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे क्लोरीन निकल जाएगा और आपके पास क्या बचेगा, CH2 और ये हाइड्रोजन निकल जाएगा, तो आपके पास कार्बन कौन सा बनेगा, ये फ्लोरोकार्बन। ठीक है, ये एग्जांपल था आपका इसके फॉर्मेशन का। दूसरा कैसे बना सकते हैं हम इसको, बना सकते हो, क्या मतलब है, ये कौन सा एंड प्रोडक्ट हो ये यार, है ना, ऐसे बता रहा हूं कि ये कैसे बनता होगा रिएक्शन में, ये समझ लो बस। डाईएजोमीथेन, डाईएजोमीथेन क्या होती है, CH2N2। ठीक है, ये होती है आपकी, सॉरी इसके ऊपर माइनस चार्ज, इसके ऊपर प्लस चार्ज, क्यों समझ गए, नाइट्रोजन ने 2 बॉन्ड बना रखे हैं, यहाँ पे 4 बना रखे हैं। तो होता क्या है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट करते हैं और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट करते हैं। जब ये पहले ये यहाँ शिफ्ट करेंगे, इसलिए क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेंटावलेंट नहीं हो सकता नाइट्रोजन कभी भी, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर जाएंगे। ठीक है, समझ गए ये बात, हुआ क्या, CH2 इसके ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा और N ट्रिपल बॉन्ड, अब एंड के ऊपर अब भी प्लस चार्ज है। ठीक है, अब क्या करेगा, अब ये नाइट्रोजन इसके दोनों इलेक्ट्रॉन देगा, बनेगा CH2 और ये N2 गैस के रूप में आपका बाहर चला जाएगा। ऐसा होगा क्यों, क्योंकि N2 गैस बनने से एनर्जी रिलीज होगी, इसलिए ये रिएक्शन आगे बढ़ेगा। ठीक है, और इसके पास ये 2 इलेक्ट्रॉन बच गए, ये जो इस बॉन्ड से उठाए थे इसने। ठीक है, कौन सा कार्बन बन गया आपका, मिथाइल। तो ये होता है इसका फॉर्मेशन। तो ये था अपना क्या, ये होती है जब हम रिएक्शन में फोटोलिसिस करते हैं, पायरोलिसिस। फोटोलिसिस क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ लाइट में, और पायरोलिसिस प्रेजेंस ऑफ हीट। ठीक है, अब एक बात सुनो, रीअरेंजमेंट, कार्बन में रीअरेंजमेंट होता है कि नहीं, कोई बोलता है होता है, कोई बोलता नहीं होता। बात को इस तरह समझो, रीअरेंजमेंट क्या होता है, जैसे रीअरेंजमेंट था कार्बन कैटायन में, मतलब और स्टेबल कार्बोकैटायन बन रहा था। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है रीअरेंजमेंट, मतलब यार जब प्रोसेस ही आगे बढ़ गई तो वो तो होना ही है, उसको आप रीअरेंजमेंट नहीं बोल सकते। अगर कोई ऐसा समझा रहा है आपको तो थोड़ा डीप में जाना और सोचना ये बात। वो जैसे रीअरेंजमेंट से दूसरा कार्बन नहीं बन रहा, क्या हो रहा है, प्रोसेस आगे बढ़ रही है। ठीक है, कंपाउंड अपनी स्टेबिलिटी के लिए वो प्रोसेस कर रहा है। ओके, तो उसको आप कार्बन का रीअरेंजमेंट नहीं कह सकते। और कार्बन में इंसर्शन रिएक्शंस होती हैं, कैसे होती हैं वो समझाऊंगा मैं आपको जब रिएक्शन मैकेनिज्म में पहुंचेंगे हम। तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। और ये कार्बन क्या है आपका IIT नीट के लिए थोड़ा जरूरी है, तो ध्यान लगा के पढ़ लेना। ऑल द बेस्ट।